एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे कुछ ही महीने हुए थे उस अपार्टमेंट में आए हुए और ये अपार्टमेंट सबसे महंगे प्रोजेक्ट में बनने वाला था। ये एक शानदार अपार्टमेंट था जो कि 15 मंजिला का था। अपार्टमेंट बस देखने में ही अपार्टमेंट लगता था, लेकिन उसके फ्लैट के अंदर से किसी बंगले से कम नहीं था। मैं यहाँ एक नए बच्चे को पढ़ाने जाती थी क्योंकि वह डिफेंस का बेहतरीन इलाका था। ये इमारत भी बहुत शानदार था। वहाँ रहने वाले करीब करीब सारे लोग अमीर घर वालों से संबंध रखते थे। उस बच्चे की एक महीने की फ़ीस मैंने उसके माँ बाप से 25,000 रुपये मांगी थी और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फ़ीस बता दी है। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब उसकी माँ ने कोई भी एतराज़ नहीं किया और जल्दी हाँ भर दी। मैं तो हैरानी से उस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वह बच्चा 12वीं का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, कमज़ोर था। मैं एक ऐसे ही मिडिल क्लास इलाके में रहती थी और वहाँ से डिफेंस जाते हुए मुझे 2 बसें बदल कर जानी पड़ती थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि उस अपार्टमेंट में मुझे 2 या 3 ट्यूशन और भी मिल जाए ताकि मेरे घर की समस्याएं अच्छे से कवर हो सके। ये ट्यूशन भी मेरी एक दोस्त ने मुझे लगवा कर दिया था। वह इसी बच्चे की स्कूल की टीचर थी जहाँ पर वह बच्चा पढ़ता था। मैं अपनी दोस्त का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम था। जबकि मेरी पढ़ाई रिकॉर्ड में बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास सिफारिश नहीं थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचिंग के लिए नौकरी नहीं मिल रही थी। सुबह के वक्त में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी, जिससे मेरा मुश्किल से ही मुझे वहाँ से 15,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की परेशानी और जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। कुछ पापा की दुकानों से किराया भी आ जाता था। मेरी माँ भी थोड़ी बहुत सिलाई जानती थी, इसलिए मोहल्ले के कुछ औरतों के कपड़े सिल दिया करती थीं। बस यूं ही मेहनत करके हम अपना घर चलाते थे। मैं बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लगती थी। अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे अलग नज़र आती थी। मैं शाम के वक्त उस लड़के को पढ़ाने जाती थी। वैसे तो 2-3 महीनों से तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब से किस्से होने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो वहाँ पहले से 3-4 आवारा लड़के होते। शायद वह इसी अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन बहुत ही घटिया और लफंगे छिछोरे किस्म के लड़के थे। कानों में सोने की बालियाँ पहन रखी थी, बाल कलर किए हुए थे। उनमें से 2 लोगों ने तो अपने बालों को बाकायदा पोनी बना रखी थी और एक ने हाथ में मोटी सी चैन पहन रखी थी और अपने बालों को कलर भी कर रखा था। फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स पहना करते थे। शायद खुद को किसी फिल्म स्टार से कम नहीं समझते थे, लेकिन मुझे तो उनके अंदर एक हैवानियत सा इंसान दिखाई देता था। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो और जैसे ही लिफ्ट बंद होती, वे लड़के बारी बारी अजीब अजीब से गाना गाते, जिसे सुनकर मेरी नज़रें ज़मीन में गड़कर रह जाती। मेरे कानों तक लाल हो जाते थे। मेरी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द मैं अपने मंजिल तक पहुंचूं और ये लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान करने वाली बात ये थी, जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती वे छिछोरे लड़के पहले से ही लिफ्ट के अंदर होते। अगर 1-2 बार ऐसा हुआ होता तो मैं उसे एक इत्तेफाक समझ लेती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो ये रोज़ाना ही होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाती थी वे 8वीं मंजिल पर थी, इसलिए पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया और एक अडल्ट गाना गाने लगा था। मैं उसे घूर कर देखा तो मुस्कुराने लगा, फिर गाने लगा, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा। इस तरह के गाने गाते हुए वो पूरी पूरी अदाकारी दिखा रहा था। पीछे खड़े 3 छिछोरे लड़के ये देखकर हंस रहे थे। मैं न जाने कैसे अपना गुस्सा पीकर खड़ी थी, क्योंकि उस वक्त तो उस लिफ्ट में अकेली खड़ी थी। उस लड़के की सुरताल ख़त्म होते ही पीछे खड़े दूसरे लड़के ने एक बेहुदा गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के पास आ गई। वह लड़का 21-22 साल का होगा। शायद वो लोग मेरे ही उम्र के होंगे, लेकिन बड़े ही बेशरम और बदतमीज लड़के थे। लिफ्ट के बटन को दबाकर 2-3 बार प्रेस कर दिया, जबकि वह पहले से ही प्रेस था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर रुक जाए और मैं वहीं बाहर निकल जाऊं। मेरे इस डर को देखकर वे लड़के ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। उनमें से एक कहने लगा, बस भी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा है। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो तो इस तरह की उमंग दिल में जागती रहेगी, काश की लिफ्ट ही बंद रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। मेरा सब्र अब जवाब देने लगा था। मैंने पलट कर देखा
तो उस लड़के के मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारा। जो लड़का गाना गा रहा था, थप्पड़ की आवाज़ पूरी लिफ्ट में गूंजी थी। चारों के चारों लड़के गुमसुम से हक्का बक्का मुझे देखने लगे थे। मैंने कहा, ज़्यादा शौक है गाने गाने का तो घर जाकर अपनी माँ बहनों को सुनाओ, उनका दिल बहल जाएगा। खबरदार, जो आइंदा मेरी मौजूदगी में ऐसी बेहुदा हरकतें की तो तुम लोगों की कंप्लेन मैं पुलिस में कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा फ्लोर आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई थी। आज तो मुझे उस बच्चे को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरफ ही बार बार जा रहा था। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे उस लड़के को पढ़ाया और जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वो पहले से ही मौजूद था। जिसको मैंने थप्पड़ मारा था वह लड़का था। बाकी 3 गायब थे। वह गुस्से से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी मेरी उंगलियों की छाप मौजूद थी। मेरा दिल न जाने क्यों अनजाने डरों से घबराने लगा था। मैं एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा, लेकिन फिर जल्दी से बाहर निकाल लिया और लिफ्ट बंद होने का इंतज़ार करने लगी ताकि वह आदमी पहले उतर जाए। उससे पहले कि वह लिफ्ट बंद होती, उस लड़के के लिफ्ट का बटन दोबारा से प्रेस कर दिया और लिफ्ट दोबारा से खुल गई। फिर मुझसे कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस शब्द में उसने मुझे कहा था, मेरा दिल तो पूरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना ही अच्छा है। मैं उस लड़के से बात करना ही नहीं चाहती थी। मैंने जल्दी से पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली आई, लेकिन वह लड़का मेरे पीछे ही आने लगा था। मेरा दिल बहुत डर में हो गया था, इसलिए मैं तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वह मुझे पीछे से बुला रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुनो वरना पछताओगी। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह भी मेरे पीछे ही आ रहा था। जब मैंने सारी सीढ़ियाँ उतर कर उस अपार्टमेंट के आंगन में आई तो वहाँ पर उसी अपार्टमेंट के गार्ड का एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसके साथ एक गार्ड और भी खड़ा था। वह नौजवान उससे गार्ड से बात कर रहा था। जब मैंने तेज़ी से उसके पास आई और मैंने उस गार्ड को कहा, ये लड़का मुझे परेशान करता है, ये सुनना था कि वो गार्ड उस लड़के को घूरने लगा, कहने लगा, क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह लड़का उस नौजवान गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेबों में हाथ डालकर कहने लगा, अपने काम से काम रखा करो, समझे, वरना तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और किसका बेटा हूँ। दूसरा जवान अपार्टमेंट के गार्ड को देखा, उस बदतमीज लड़के से कहने लगा कि देखिए, यहाँ पर अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप जिसके लिए बैठे हैं वही काम करें, लेकिन अगर आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो आपके माँ बाप तक आपकी शिकायत जाएगी। अब दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत करना। उस नौजवान गार्ड की बात सुनकर लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया था। मैंने सुख की सांस ली थी। वह नौजवान मुझसे पूछने लगा कि आपको जो भी परेशानी है मुझे बताइए, ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा कि 3-4 लड़के हैं जो लिफ्ट में आते जाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। वह कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल ज़रूर करेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दिल ही दिल में भगवान की कृपा की, लेकिन जैसे ही मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हुई तो वह छिछोरा लड़का सामने ही आंगन के सोफे पर बैठा था। वह लड़का उस जॉनी से बातें कर रहा था। उसकी माँ भी वहीं बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वह लड़का मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए देखने लगा, जैसे कि वह ये जता रहा हो कि वह कहीं भी आ सकता है। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और आंगन में ही बैठ गई, क्योंकि मैं उस बच्चे को वहीं पढ़ाती थी। उसकी माँ कहने लगी कि सर, ऐसा करो, तुम अभी जाओ, क्योंकि मेरा बेटा जोनी अभी ट्यूशन पढ़ेगा, लेकिन शाम को ज़रूर आना, तुम्हारी पसंद की डिश बनाऊंगी। वह कहने लगा, जी आंटी, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि अब तो मैं आता जाता रहूँगा। ये कहकर वह बाहर चला गया। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर अजीब से सवाल पैदा हो रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफ़रत थी। तो मैं ऐसा कुछ भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उस लड़के से डर होने लगा था। मेरे पास तो बहुत सी मजबूरी थी। मुझे ट्यूशन से अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। अब तो जॉनी बहुत अच्छा पढ़ने लगा था। उसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी, कहने लगी, मैंने बहुत से ट्यूशन जॉनी को बदल बदल कर देख लिए थे, लेकिन मेरा बेटा तो डफर का डफर ही था। लेकिन अब तुम वाकई में उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हो। अब तो उसके स्कूल की टीचर भी उसकी तारीफ़ करने लगी है। मैंने गायब दिमागी से उस औरत की बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो उस लड़के की आंखें घूम रही थी, जिसमें न जाने मेरे लिए कौन कौन से जज्बात थे। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई
तब अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लोर ही लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लोर पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वहीं चारों लड़के अंदर सवार हो गए। उससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, वह सारे कमीनों ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैंने उनसे अपना बाजू छुड़वाने लगी। जिस अफरा तफरी में लिफ्ट बंद हो गई, मैंने उस लड़के को कहा, क्या बदतमीजी है, मेरा बाजू छोड़ दो। कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो तुम्हें आज दूंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत लगाने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था जब लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और एक सायरन सा बजने लगा था। शायद पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और वह लिफ्ट बगैर लाइट के चल नहीं सकती थी। ये देखकर मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे लगा कुछ देर में यहाँ और रुकूंगी तो लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन चारों ने मुझे अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस टॉर्च की लाइट खोली। मैंने अपना बाजू उस लड़के के हाथ से छुड़वाई और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा खटकाने लगी। खोल दो भगवान के लिए, कोई ये लिफ्ट ऑन करो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैं दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया था कि दोनों लड़कों ने मुझे बाजू से पकड़ लिया, लिफ्ट के पीछे वाली दीवार के साथ लगा दिया। एक लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे बाजू को पीछे की तरफ बांधने लगा। दूसरे ने पेपर टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दी। वह तीनों चारों लड़के, जिसका नाम लोकेश था, कहने लगा, ये लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाश ही इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी। ना ही अपने हाथ खोल पा रही थी और ना ही अपने मुंह से उस टेप को उतार सकती थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उस लिफ्ट में, वह नामुमकिन अनहोनी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा हर तीसरे दिन किसी न किसी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ होता रहता है। हजारों की संख्या में कोर्ट में केस चलते रहते हैं और इन जैसे हैवान छिछोरे लड़के ऐसे ही लड़कियों को अपना हवस का निशाना बनाते रहते हैं। वह लिफ्ट वाकई ही पूरी रात बंद रही थी। न जाने रात के किस पहर वह लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और वे चारों लड़के बाहर जा चुके थे। लेकिन मैं उस काबिल भी नहीं थी कि उठकर बैठ सकती थी। उस मरे हालत में उसी लिफ्ट में लेटी थी। उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू टूटकर बहने लगे थे। अगर मुझे मालूम होता कि अपने साथ की जाने वाली बदतमीजी में मारे गए थप्पड़ का मुझसे ये बदला लिया जाएगा तो मैं शायद उस वक्त उसकी इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती। लेकिन मेरे इस व्यवहार के लिए वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए थे। वहीं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। मेरे पास 2 पुलिस और हवलदार भी खड़े थे और एक लेडीज़ पुलिस मेरी डॉक्टरी के लिए ले गई हुई थी और मेरी माँ फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह इंस्पेक्टर कहने लगा, बहन, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम कंप्लेन लिखवा सकती हो। बड़ा ही हमदर्दी जताते हुए उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। मैं बिल्कुल मासूम सी थी। एक थप्पड़ का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब उस आदमी ने मुझे बिल्कुल चुप देखा तो कहने लगा, देखो, अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस केस को यहीं ख़त्म कर देंगे। फिर शिकायत मत करना। फाइल एक बार बंद होगी तो दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे दिल में उन चारों के लिए भी बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मैंने कहा कि मैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया। लेकिन पुलिस मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो बहन, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कौन हैं। अरे वे आम लोग नहीं हैं। कोई बड़े सूबेदार का बेटा है तो कोई वकील का बेटा है, कोई बिजनेसमैन का बेटा है। वहाँ पर आम मिडिल क्लास के लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। ये कहकर उसने बड़ी कमीनी सी अपनी आंखें दबाई। चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। मेरी माँ ये सुनकर बहुत डर में हो गई थी। कहने लगी, हमें कोई केस नहीं करना इंस्पेक्टर साहब। मैं उस वक्त चुप हो गई थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात को सोते सोते चिल्लाने लगी थी तो मेरी माँ उठ जाती। मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। 2 महीने तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ आने लगी। ज़िंदगी क्या मौत से बदतर सजा थी, क्योंकि सारे मोहल्ले को पता चल चुकी थी मेरे साथ क्या हुआ है। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को मालूम था, लेकिन चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मुझे स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया था। मैं मोहल्ले से गुजरती औरतें मुझे देखकर धीमे धीमे शब्दों में बातें करने लगी। मुझे नफ़रत और हिकारत से देखने लगती, जैसे कि मेरी ही सारी गलती हो, जबकि मैं बेकसूर थी। ये जानती थी कि अब कोई भी आदमी मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा।
क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे बारे में जान चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि हमें ये घर और तुम्हारे पापा की दुकान बेचकर दूसरे शहर चलते हैं। मैंने कहा कि मैं ये सब छोड़ छाड़ कर क्यों जाऊँ। मम्मी, आपको लगता है कि मेरी गलती थी? मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं ठहराती, लेकिन जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर औरतों की ही कसूर समझी जाती है। उन लड़कों का कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन हम बिन मौत मारे जाएंगे। हो सकता है कि शहर बदल लें तो हमारा कोई अच्छा रास्ता भी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा, और अगर शादी के बाद मेरे पति को इस बात का पता हो गया तो क्या होगा? आपने कभी ये सोचा है? ये सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे दोनों छोटे भाई मोहल्ले में जाने से घबराने लगे हैं। लोग उनसे अजीब अजीब से सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी इस वक्त मैं किस तकलीफ़ में थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी अपनी ज़ुबान खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन मेरे अंदर हैवान लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैं अपने साथ की गई उस घटना से चुप नहीं रह सकती थी। मैंने पापा की वह दुकान बेच दी जिसका अच्छा खासा किराया आता था। हमारे घर खर्च गुजारे में कुछ आसानी हो जाती थी। कुछ मेरी माँ सिलाई करती थी और कुछ मैं ट्यूशन स्कूल पढ़ाती थी। उन दुकानों को बेचकर मैंने अपनी माँ को पैसे दिए और खुद पुलिस ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग के बीच जब भी कोई मुश्किल आता तो मैं ये सोच लेती कि मेरे सामने वे 4 लड़के हैं और मेरा निशाना कभी भी चूकता नहीं था। मैंने अपने आप को पत्थर का बना लिया था। मेरे वजूद पर अब किसी भी तरह की तकलीफ़ मुझे नहीं लगती थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की तो मेरी एक अच्छे पोस्ट पर पोस्टिंग हुई थी। 2 साल के मेहनत के बाद मैंने अपने आप को एक अच्छा अधिकारी बना लिया था। कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो मैं उसे पूरा किए बगैर नहीं दम लेती थी। मेरे अफसर मुझ पर बहुत खुश होते थे। एक बार मुझे एक रेप केस के लिए भेजा गया था। कॉलेज की लड़की के साथ 3 लड़कों ने रेप किया था। मैंने जल्दी से उस अस्पताल में लड़की के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर मुझे अपना आपा याद आने लगा था। वो बेतहाशा रो रही थी। उसकी माँ और उसका बाप बेबस आंसू बहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर वैसे ही डरा धमका रहा था जैसे कि कभी उन लोगों ने मुझे डराया था। ये कह रहा था कि उन लड़कों की ऊपर तक पहुंच है, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि अब तक उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका। मैं उस इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसने पलटकर मुझे देखा तो सलूट करने लगा। क्योंकि मैं उसकी सीनियर थी, वह सब मुझसे नीचे थे। मैंने कहा, रवि, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है? कि तुम उनको डराओ और धमकाओ ताकि मुजरिम सरेआम अपना धंधा करते फिरें और पीड़ित की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वह कहने लगा, मैडम जी, आपको नहीं पता उन लड़कों की नेताओं तक पहुंच है। मैंने कहा ना, तुम मुझे कानून मत समझाओ, मुझे एफआईआर लिख कर दो। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा पूरा इंसाफ दिलवाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे कि वे कौन है। उस लड़की ने डरते हुए सारी बात बारीकी से बता दी। उसके माँ और बाप बार बार यही कह रहे थे, हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली दी, आपकी बेटी के साथ की गई ज्यादती का पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। मैं जब केस की छानबीन शुरू की, वे 3 लड़के थे जिन्होंने कुछ साल पहले मेरे साथ वह सब किया था। उस वक्त वे 20-21 साल के लड़के थे, लेकिन इस बात को 7 साल बीत चुके थे। मेरी रगों में अभी तक वह खून दौड़ रहा था। मैंने उन तीनों का रिपोर्ट के तहत वारंट निकलवाया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप वकील था, दूसरे का बाप बिजनेसमैन था, तीसरे का बाप किसी क्षेत्र का नेता था। जब मैंने उनको गिरेबान से खींचकर हथकड़ी लगाई, अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगी, तो उनका बाप कहने लगा, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा। तीसरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। लेकिन मैंने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, जाओ, जाकर अदालत में बात करो। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, देखते हैं कि इस बार जीत किसकी होती है। मेरे दिल से अब डर खत्म हो चुका था। मैं अब वह कमज़ोर सी लड़की नहीं थी, बल्कि अपनी उस कमज़ोरी को मैंने ख़त्म करके ताकत में बदल लिया था। मैं उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ़ केस रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए हुए वो लड़के बाहर नहीं आ सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि उनका रिमांड मैं खुद लेना चाहती हूँ। अफसर मेरी बात सुनकर बड़े ताज्जुब का शिकार हुए थे। कहने लगे, देखो, हमें ऊपर से कॉल आ रही है, हम शायद उन्हें ज़्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रख सकते। मैंने कहा कि हमारी तो सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद हराम करके लोगों को जब सुख का चैन देना चाहते हैं
और इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो ये ऊपर की कॉल आकर हमारी सारी कारीगरी पर पानी फेर देते हैं। वे कहने लगे, देखो तुम्हारा काम था यानी गिरफ्तार करना, तुमने कर लिया है, बस कल ही उन्हें बड़े जेल में शिफ्ट करवाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस की जिप्सी पर उन तीनों मुजरिमों को बिठा दिया गया और उनके साथ 2 पुलिस के नौजवान को बिठा दिया गया था। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी। मेरे साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि पुलिस की जिप्सी को चला रहा था। जिस जेल में हमें उन्हें शिफ्ट करना था वह वहाँ से काफ़ी दूरी पर था, करीब 2 घंटे की दूरी पर था। वहाँ बीच में सुनसान रास्ते पर अफसर ने कहा कि देखो ये भागने ना पाए। मैंने कहा फिक्र मत करो, ये लड़का जब तक मेरे अंदर में है सवाल ही पैदा नहीं होता ये भाग सके। मेरे अफसर ने मुझे वेल डन कहा और अंगूठा दिखाते हुए कहा कि जाओ शाबाश, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ता जब सुनसान सड़क पर शुरू हुई तो अंधेरा हो चुका था। मैं जानती थी कुछ दूर जाते ही उनको बचाने के लिए उनके बापों ने किसी न किसी को भेजा ही होगा जो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे। उससे पहले कि वे अपनी चाल चलते मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि ड्राइवर से कहो कि ये गाड़ी यहीं पर रुकनी है। वह मुझे देखकर हैरान हुआ, कहने लगा क्यों मैडम जी। मैंने कहा कि तुम्हें कहा ना गाड़ी यहीं रोक दो। उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पिछली दरवाजे का ताला खोल दिया। वे दोनों ड्राइवर मुझे देखने लगे, कहने लगे मैडम जी आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करवा दी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा उन लड़कों की हथकड़ियाँ खोल दो। ये सुनकर वह हथकड़ियाँ खोलने लगा और तीनों लड़के बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि मैंने उन लड़कों को कहा था कि उनके बाप ने उनके लिए कॉल करवाई थी और यही कहा कि तुम लोग यहीं से फरार हो जाओगे। बात को सुनते ही वे गाड़ी से नीचे उतरे। मैंने कहा भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गोली से बच सकते हो तुम लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, नहीं तो तुम लोग इनकाउंटर में मारे जाओगे। ये सुनकर वे लड़कों की रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मुझे देखने लगे। मैंने कहा इतने गौर से मत देखो, कहीं ये ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को अपनी पहचान करवाऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती का बदला लिया था जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी। वे कहने लगे क्या मतलब, हम समझे नहीं। मैंने उन्हें उस अपार्टमेंट का नाम बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना तुम्हें। ये सुनकर तीनों की रंगतें बदलने लग गई थी। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा भागो। ये कहकर मैंने एक हवाई फायरिंग किया। वह सुनकर भागने लगे। अभी कुछ ही दूर भागे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून कर रख दिया। ये देखकर वे तीनों हवलदार हैरान हो गए, कहने लगे मैडम जी आपने ये क्या किया, गजब कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं कहूँगी। उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पहले जेल में ही असला मौजूद थी। उनके बाप के वजह से ही उनको जेल में ही ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई गई थी। असल रूप ये मुजरिम हम पर ही हमला करने लगे थे, इसलिए ये इनकाउंटर में मारे गए थे। मेरी बात सुनकर वे तीनों मुस्कुराने लगे। फिर यही खबर अखबार में छपी हुई थी। वे तीनों हवलदार मेरी बात समझ गए थे, लेकिन मुझ तक कोई भी आदमी पहुंच नहीं पाया था। ये तीनों लड़के वही थे जिसने लिफ्ट में मेरे साथ रेप की थी, लेकिन अब तक मुझे उस चौथे लड़के की तलाश थी जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे भी जान से मार डालूं। उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल करने लगी थी तो मालूम हुआ कि वह लड़का भी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन एक टांग से अपाहिज हो गया है। ज़्यादातर वक्त दरबारों में जाकर ही बिताता है। ये सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया था। उस आदमी से मेरा बदला मेरे भगवान ने ले चुका था। एक बार मैं एक ड्यूटी निभाने गई तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठा गरीब लोगों को कुछ बांट रहा था। उसके बाद वह दरबार में चला गया था। उस दरबार के पिछली साइड में एक मस्जिद बना हुआ था। लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे थे। वह आदमी को व्हीलचेयर पर नमाज पढ़ते हुए और जब वह दुआ मांगने लगा तो फूट फूट कर रोने लगा था। रोते हुए वह दुआ कर रहा था कि मैंने कभी पहले किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी, लेकिन गुस्से में आकर कर गया। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया और उस थोड़े पल के बाद ही एक कार हादसे में अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा था, उसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूं वह किस तकलीफ़ से गुजर रही होगी। पिछले 7 सालों से मैं रो रो कर माफ़ी मांग रहा हूं, लेकिन उस एक किस्से ने मेरा सुख चैन सब बर्बाद करके रख दिया है। मैं तो रातों को सो नहीं सकता। उस लड़की के आंसू और उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। उसके बेबस आँखों ने
मेरा चैन और मेरी नींद, मेरा जीना सब कुछ छीन लिया है। काश कि वो मुझे माफ़ कर देती तो मेरे लिए मरना और आसान हो जाए। मैं पीछे खड़ी उस आदमी की बातें सुन रही थी और मेरा दिल तसल्ली में हो चुका था। फिर मैंने आसमान की तरफ एक नज़र देखा और मुस्कुराने लगी। उस हरामखोर की यही सज़ा होनी चाहिए थी कि ये पल पल मरता रहे। मुझे उस आदमी पर ज़रा भी तरस नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त लिफ्ट में उस आदमी ने मेरे हाल पर ज़रा भी तरस नहीं खाया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।